पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि नवाज शरीफ को मैंने नाअहल नहीं करवाया था। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। चीफ जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से ज़ाती अनाद भी था। नवाज शरीफ के खिलाफ डॉन लीक्स में दरअसल कुछ भी नहीं था। ये इशू साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था। जिस अकामे की बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुत्तहदा अरब अमारात से लेकर आए थे। नवाज शरीफ इस्तीफा देने पर राजी हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मरियम नवाज ने इन्हें मना कर दिया। हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे, लेकिन हम गलत साबित हुए। ये इंकशाफात कमर जावेद बाजवा ने सहाफ़ी शाहिद मेतला के साथ अपनी तवील गुफ्तगू में किए, जिसका तीसरा हिस्सा पाकिस्तान 24 नामी न्यूज़ वेबसाइट पर शाया हुआ है। शाहिद मेतला के मुताबिक उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से सवाल किया कि नवाज शरीफ को आपने नाअहल करवाया था, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं। जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से ज़ाती अनाद भी था। शहबाज शरीफ ने 90 की दिहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे उनको नाअहल करवा सकता था। इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जिम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था। सबूत फौज ने मुहैया कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने उनको यूएई भेजा था और वो अकामा लेकर आए। शाहिद मेतला ने पूछा, यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ ना देने की वजह से नाराज था और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ का अकामा दिया। जनरल बाजवा कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं, बस अकामा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले ही पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पानामा पेपर्स पर समाअत शुरू कर चुकी थी। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं? हम यानी फौज हर चीज पर असर अंदाज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी। जनरल फैज ने की हो तो कुछ नहीं कह सकता। शाहिद मेतला ने पूछा, जनरल फैज ये काम खुद से कर सकते थे? जनरल बाजवा ने जवाब दिया, जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हों तो वो 10 कर ले तो आप इसे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम अपनी मर्जी से भी कर रही होती हैं। जनरल बाजवा ने बताया कि जब अदालत में पानामा केस चल रहा था तो शाहिद बासी मेरे पास आए और मुझे दामन को ले गए। वहां हम 3 घंटे बैठे रहे। शाहिद खाकान ने कहा कि आप पनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा कि इनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद काफ़ी गलतियां की हैं। नवाज शरीफ ने पनामा में कई गलतियां की थी। इन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए तो उन पर सबूतों का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियाँ शरीफ ने डाइवो से $5 मिलियन रिश्वत ली, $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन जहाद के लिए या किसी फलाही ट्रस्ट को दिए थे। मैंने इस शख्स को कहा था कि अच्छा, मियाँ शरीफ नेकी का काम भी करते थे। जनरल बाजवा ने हंसते हुए बताया, चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखें। फिर चौधरी निसार ने आईएसआई और एमआई के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी में फौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ बहुत पुरएतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि इनके पास दस्तावेजात पूरी हैं। ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिरता। जनरल बाजवा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाने का फैसला किया तो मैंने डीजीआईएसआई को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है। तो उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं। मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने खत लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मातहत हैं, खत नहीं लिख सकते, चुनाचे खत नहीं भेजा गया। शाहिद मेतला ने सवाल किया कि फिर नवाज शरीफ की नाअहली कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज हैं क्या?
قمر جاوید باجوہ نے جواب دیا کہ ہم بھی تو انصافی تھے۔ اس پر انہوں نے بلند قہقہہ لگایا کہ ہم جنرل بھی پہلے انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے، نئے چہرے ہیں، بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے۔ بہرحال 3 وجوہات کی بنا پر مجھ پر نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے مشرف پر آرٹیکل 6 لگا دیا، پھر پاناما پیپر آ گئے، میڈیا میں ہر طرف وزیر اعظم چور ہے کی گردان ہونا شروع ہو گئی، پھر ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کی وجہ سے بھی فوج کے اندر دباؤ تھا۔ ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کے بعد مریم نواز کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے فوج کی بینڈ بجا دی تھی کہ 71 کے بعد فوج کی دوسری پسپائی ہوئی۔ ان وجوہات کی بنا پر بھی نواز شریف کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران سلمان شہباز ملنے آئے اور سپریم کورٹ کے ٹرائل میں مدد کی اپیل کی تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے اپنی باجی کو تو سنبھالیں جس نے ٹویٹ پر ایسی تیسی کر دی ہے۔ شاہد میتلا نے پوچھا، شاہد خاقان عباسی نون لیگ چھوڑ دیں گے؟ جس پر جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ خاقان عباسی نون لیگ نہیں چھوڑیں گے، وہ بہت قابل آدمی ہیں، بطور وزیر اعظم انہوں نے زبردست کام کیے، وہ معیشت کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ڈان لیکس پر سوال کیا گیا تو جنرل باجوہ نے کہا کہ جب میں آرمی چیف بنا تو اس کے بعد وزیر اعظم سے ملنے وزیر اعظم ہاؤس کیا تو ان دنوں ڈان لیکس کا بہت چرچا تھا۔ نون لیگ نے اقتدار میں آ کر سب سے بڑی غلطی جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 لگا کر کی تھی۔ سیاسی جماعتوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آرمی چیف کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور فوج اپنے سابق آرمی چیف پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ جب جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 لگا تو فوج نواز شریف کے خلاف ہو گئی اور پھر فوج نے مشرف کو بچا بھی لیا۔ مشرف کبھی عدالت کے راستے سے غائب ہوتے، کبھی کہیں سے اور پھر ہسپتال پہنچ گئے۔ شاہد میتلا کے مطابق جنرل باجوہ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے ڈان لیکس کیا تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، ڈان لیکس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی سٹوری میں نے ARY نیوز پر بریک کی تھی جو میرے کیریئر کی بڑی سٹوریز میں سے ایک ہے۔ میں نے پھر کہا کہ سیرل المیڈا نے 6 اکتوبر 2016 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے خبر دی تھی کہ شہباز شریف نے DGISI رضوان اختر سے کہا ہے کہ ہم جو بھی کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد پکڑتے ہیں ان کو ISI چھڑا لیتی ہے۔ پھر اعزاز چودھری نے کہا تھا کہ دنیا ہمیں دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ رہی ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں مکمل سفارتی تنہائی بھگتنا پڑے گی۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ اعزاز چودھری بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، یہی ہم نے FATF میں بھگتا تھا۔ اب میری سائیڈ کی سٹوری سنیں۔ جب میں آرمی چیف بنا تو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے گیا تو چودھری نثار کہنے لگے ہمیں ڈان لیکس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، مطلب انکوائری کو مکمل کر کے ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد چودھری نثار کے حلقے میں کوئی تقریب تھی، میں بھی گیا تو چودھری نثار نے پھر وہی بات کی، ہمیں ڈان لیکس انکوائری کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے DGISI نوید مختار کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ ڈان لیکس انکوائری کا کیا بنا، کیا کچھ ملا؟ جنرل نوید مختار کہنے لگے کہ کچھ ثبوت ملے ہیں کہ سیرل المیڈا نے 70 منٹ پرویز رشید سے فون پر بات کی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا بات چیت ہوئی۔ انکوائری کمیٹی نے سیرل المیڈا، اظہر عباس، راؤ تحسین، طارق فاطمی اور پرویز رشید کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دراصل ڈان لیکس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جہاں بھی جاتا تو جونیئر افسران سوال کرتے۔ اس کے بعد میں نے چودھری نثار اور اسحاق ڈار سے بات کی کہ صحافیوں کا کیس CPNE کو بھیج دیتے ہیں اور باقیوں کے خلاف انتظامی ایکشن لینے کا فیصلہ ہوا۔ پھر میں نواز شریف کے پاس چلا گیا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ پرویز رشید پر نہیں مان رہے تھے۔ خیر پھر مان گئے اور فیصلہ ہوا کہ پرویز رشید اور طارق فاطمی کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا، صحافیوں کا کیس CPNE کو بھیجا جائے گا اور باقیوں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ ایک دن بعد میں لاہور چلا گیا تو وہاں پر ARY پر اچانک ڈان لیکس کا نوٹیفیکیشن چلنا شروع ہو گیا۔ ARY نیوز نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں، حکومت نے شریک ملزمان کو سزا نہیں دی، حکومت نے ادھورا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، میڈیا نے فوج پر شدید دباؤ ڈالا۔ میں نے اسی وقت جنرل آصف غفور کو فون کیا اور انگریزی میں حکومت کو برا بھلا کہا، ان سے کہو کہ پورا نوٹیفیکیشن ایشو کریں۔ جنرل آصف غفور نے اپنے طور پر ہی نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ جاری کر دیا۔
जनरल बाजवा ने बताया कि उसी दिन मुझे फाटा जाना था, मैं चला गया। इसके फौरन बाद मुझे फ़ोन आ गया कि वज़ीर आज़म ने मिलना है। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा तो नवाज शरीफ ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल था कि वो गुस्से में होंगे, कुछ ना कुछ नागवारी का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुलाकात के इख्तिताम पर सिर्फ इतना कहा कि जनरल साहब गुस्से में फैसला ना किया करें। मेरे दिल में आया कि कुछ गलत हो गया। 2 दिन बाद वज़ीर आज़म ने चीन जाना था। अब जनरल्स और सियासी लीडर मेरे पास आना शुरू हो गए कि ट्वीट वापस मत लें। कभी फौज ने भी कोई चीज़ वापस ली? इस दौरान ख्वाजा आसिफ भी मेरे पास आए। दीगर मुस्लिम लीगियों ने भी आकर कहा कि ट्वीट वापस ना लें, लेकिन मैं मुल्क के वज़ीर आज़म को कमतर हैसियत में चीन नहीं भेज सकता था। ऐसे वज़ीर आज़म की चीन में क्या हैसियत होती जिसके इख्तियारात में इसकी अपनी फ़ौज भी नहीं है, इसलिए ट्वीट वापस ले लिया। जनरल नवीद मुख्तार शरीफ आदमी थे, कोई ज़्यादा बाइख्तियार भी नहीं थे। जनरल फैज़ सारे काम करते थे। शाहिद मेतला के मुताबिक मैंने जनरल बाजवा से कहा कि इसकी वजह आप थे, आपकी तरफ से जनरल फैज़ को इख्तियार और ताकत दी गई थी। जनरल बाजवा कहते हैं कि हाँ, ये बात भी है, और वैसे भी हम पे इमरान खान को लाने का भूत सवार था। कहते लीक्स का इशू जनरल राहिल शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था, इसमें कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीक्स पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनरल राहिल और जनरल रिजवान अख्तर जब भी मुलाकात के लिए आते तो जनरल राहिल शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते। जनरल रिजवान जनरल राहिल के सामने नवाज शरीफ को कहते कि जनरल राहिल को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन राहिल शरीफ के बाद वो नवाज शरीफ को कहते कि सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दे दें, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जनरल रिजवान अख्तर का अपना नंबर आना था। शाहिद मेतला ने सवाल किया कि आपने जनरल रिजवान और आसिम बाजवा को माफ कैसे कर दिया? जनरल बाजवा कहते, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं इसे माफ कर देता हूं। मैं जनरल रिजवान को ISI से हटाकर कमान देना चाहता था, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली कि वो सियासत में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। 2-3 बार इनकी हरकतें रिपोर्ट हुई, कुछ इनकी करप्शन के भी मामला थे, तो फिर इन्हें फारिग कर दिया गया। आसिम बाजवा ने माफी मांग ली थी तो इन्हें माफ कर दिया और इन्हें सदरन कमांड दे दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अक्सर कहते थे कि आप लोगों को माफ कर देते हैं, मैं किसी को माफी ना दूं। जनरल बाजवा कहते हैं कि जनरल आसिम बाजवा ने जनरल राहिल शरीफ को हीरो बनने के डगर पर डाल दिया था। उनको कहा जाता था कि मैं आपको हीरो बनाता हूं, आप करप्शन के खिलाफ नारा लगाएं, हालांकि ज़रबे अज़्म में एक गोली भी नहीं चली थी। फिर जनरल राहिल शरीफ ने करप्शन के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। पानामा आने के बाद इस मुहिम की वजह से भी मुझ पर दबाव था। पानामा के ट्रायल के दौरान मैंने शुजात अजीम और चौधरी मुनीर को पैगाम देकर नवाज शरीफ की तरफ भेजा कि वो इस्तीफा दे दें, नाहल होने से बच जाएं। 1-8 साल के बाद इलेक्शन है तो वो दोबारा भी वजीर आज़म बन सकते हैं। मेरी तरफ से ये बहुत मुखलिसाना तजवीज़ थी, क्योंकि मुझे नून लीग के हमदर्दों की जानिब से बार बार अप्रोच किया जा रहा था। शुजात अजीम और चौधरी मुनीर ने फवाद हसन फवाद को बताया और फवाद हसन ने नवाज शरीफ को इस्तीफा देने पर कायल कर लिया था। नवाज शरीफ इस्तीफा देने पर राजी हो गए, लेकिन ऐन वक्त पर मरियम नवाज ने इन्हें मना कर दिया। मुझे बताया गया था इंसान के लिए कल की लड़ाई के लिए आज जिंदा रहना जरूरी है। जीतने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है, जो नवाज शरीफ ने नहीं किया। शुजात अजीम मेरे ससुर के दोस्त थे और चौधरी मुनीर भी मेरे ससुर के दोस्त बन गए। इस तरह दोनों से मेरा ताल्लुक बन गया। नवाज शरीफ से पिछले 4-5 सालों से कभी फोन पर बात हुई ना मुलाकात। सिर्फ कुलसूम नवाज के इंतकाल पर मैंने उनसे फोन करके ताज़ियत की। सवाल पूछा गया कि मरियम नवाज को आपने रिहा करवाया था? जनरल बाजवा ने जवाब दिया, नहीं, मरियम नवाज के खिलाफ भी केसेस कमजोर थे। मरियम नवाज से आखिरी मुलाकात वजीर आजम हाउस के शाइया में हुई थी, तब कुलसूम नवाज भी जिंदा थीं। इसके बाद कभी मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।